हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज से हम लोग एक नई क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मेनली जिसमें आपको सीडीपी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सीडीपी देखा जाए तो आपके टीचिंग लाइन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहे सीटेट हो या फिर एसटेट हो या बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, केबीएस हो, यानी मेनली जिसमें भी सीटीपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को बेस ऑन मान करके ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। स्पेशली वो दोस्त हमारे जो 2024 जुलाई सीटेट में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सीरीज ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस सीरीज का फ़ायदा मिल सके। इसकी मार इस बार सीटेट पर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे कि क्या है क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन गिवन कर रखा है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन started crying, saying this. His father responded, don't behave like girls, boys don't cry. This statement the father, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह जो कथन, मतलब ये ओवरऑल जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि जो पिता ने ये चीज़ें कही हैं तो किस भावना को या किस चीज़ को बता रही हैं। तो इस स्टेटमेंट से ये हमें पता चला, यहाँ पर भेदभाव की बात की जा रही है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दिखाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यदि चोट लगेगी तो चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, अब दर्द होगा और दर्द होगा तो रोना स्वाभाविक है, रोएगा जरूर। तो ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों को ही चोट लगती तो वो रोती हैं, लड़कों को चोट लगेगी तो वो रोते नहीं हैं। तो ये कहना बिल्कुल कह सकते हैं गलत है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करता है, जैसे कि रिफ्लेक्स जेंडर स्टीरियोटाइप। ये स्टीरियोटाइप जेंडर की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो हमारे सीटेट की जो सीडीपी होते हैं उसमें कह सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी वन बाय वन करके पढ़िए, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलते जुलते हुए होते हैं। तो एक ऑप्शन से ज़्यादा कोई दूसरा ऑप्शन बेहतर है आपको तो उसको ही मार्क करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन गिवन कर रखा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, यहाँ पे चुनौती देने की तो बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे दर्शाता है कि उनमें रूढ़िबद्ध तरीके कैसे देखे जा रहे हैं, कैसे कैसे उनको जो है बायस में बताया जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। यहाँ पे लैंगिक भेदभाव कम नहीं कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है, लैंगिक समानता को बढ़ावा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 110% सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, मतलब एक ऐसी कक्षा जहां पर बच्चे जो है क्रियाशील दिख रहे हो, मतलब उनमें बराबर जो है प्रोग्रेस देखने को मिलती है, वहां पे कैसी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो उसी स्टेटमेंट को आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। अब फिक्स्ड ये जो टर्म है ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। मैं जो बता रहा हूं कि हाँ, कुछ ऐसे हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स होंगे और कुछ नेगेटिव वर्ड्स होंगे जो सीडीपी सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये नेगेटिव वर्ड होता है, फिक्स वर्ड जैसे दिखा आप, तो पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। ऑलमोस्ट 99% वो ऑप्शन गलत ही होगा यदि नेगेटिव वर्ड आपको दिख गया। तो यहाँ पे अटल मतलब फिक्स्ड कर दिया जाएगा तो बच्चा उसी में सीमित हो जाएगा, तो इस तरीके में उसमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल पाएगी। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। बच्चों में कंपटीशन ऐसी भावनाएं बिल्कुल नहीं लाना। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, जैसे खेल वगैरह है उनमें थोड़ा बहुत कंपटीशन चल सकता है, लेकिन यदि उनके कैरिकुलम की बात की जाएगी, अधिगम की बात की जाएगी, यदि उसमें कंपटीशन आप बच्चों में ला दोगे तो उसमें कुछ बच्चे अपने आप को कह सकते हैं डिमोटिवेट कर लेते
लेते हैं और वो उस अधिगम के जो एक दायरा होता है उससे बाहर चले जाते हैं। तो कंपटीशन जैसी भावनाएं जो है उनके बीच में बिल्कुल नहीं लाना है। तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन 110% सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जितना ही आप अवसर दोगे उतना ही अच्छे से बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा और उसके ज्ञान में वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखते होंगे छोटे जब बच्चे होते तो जितना वो अलग अलग तरीके के मतलब खिलौने वगैरह हैं या फिर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं और उसके माध्यम से वो सीखते ही हैं, ना कि वो ऐसी कोई चीज़ हो जिससे वो बिल्कुल कह सकते हैं अपने आप को खराब कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। गिवन कर रखा है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक। ये लेबल्ड, ये जो लेबल्ड वर्ड है ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। ये भी जैसे आपको ऐसे वर्ड लेबल्ड वगैरह दिख जाएं तो इट मीन्स वहां पर बच्चों के अधिगम में उनको कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य माने जाते हैं, नकारात्मक शब्द माने जाते हैं। वो ऑप्शन आपको तुरंत एलिमिनेट कर देना है। तो ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग to proceed further on an ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hint in form of what, why, how. According to Levesque's theory, this strategy of teacher will एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवास्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह जो योजना है वो किसको बताना चाहती है। तो जब हम लेवास्की साहब की बात करते हैं तो इन्होंने बच्चे को जो है कह सकते हैं समाज में आईना बताया है। बच्चे समाज के संपर्क में आकर के वहाँ की जो संस्कृति है उन सारी चीज़ों से ही अधिगम को प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने एक टर्म यूज किया है एस्केप फोल्ड। एस्केप फोल्ड मतलब पार। पार का मतलब यदि और डिटेल में समझे तो इसका मतलब होता है सहारा देना। अब सहारा जैसे कि अब अधिगम में बच्चों को तकलीफ हो रही है, कोई चैप्टर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो टीचर जो है वो क्या करता है उनको इशारे में या कुछ क्लू ऐसे वर्ड्स देता है जिससे बच्चे इजीली अब क्या है उस कार्य को कर लेते हैं। तो ये जो क्लू वगैरह दिए गए हैं ये किस वर्ड में जो है बताए जा सकते हैं। तो लेवास्की साहब ने इस वर्ड को जो है पार बताया है। पार, और हम यदि सही तरीके से समझना चाहें तो जैसे हम बचपन में साइकिल सीखते थे तो साइकिल जब सीखते थे तो पापा क्या करते थे, पीछे से जो साइकिल का पोर्शन था उसको पकड़ लेते थे और सहारा देते थे। कुछ दूर तक जब हम चलने लगते थे तो पापा क्या करते थे, साइकिल छोड़ देते थे, हम आसानी से आगे बढ़ जाते थे। तो वहां पर जो पापा हमारी मदद कर रहे थे इनडायरेक्टली, तो वो क्या है, वो पार है। तो उसी वर्ड को जो है यहाँ पर, अब ये पार जैसे आपको वर्ड दिखे और ऐसी बातें की गई हो कि बच्चे को सहारा दिया जाता है किसी के माध्यम से, तो वो हमेशा टर्म पार ही इंक्लूड किया जाएगा या फिर इंग्लिश में उसे एस्केप होल्ड कहते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन इसमें कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने बताया एक ही टर्म यूज किया था, पार। तो ऑप्शन सेकंड ही सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब जब बच्चे के अधिगम की बात करते हैं तो वो बच्चा जो समाज के संपर्क में आकर के चीज़ों को कैसे कैसे सीखता है, तो अब समाज में उसको जो है चरण वाइज जो है डिवाइड किया गया है। तो बच्चे के जो सामाजिक चरण है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है बच्चा परिवार, मतलब बच्चे का जन्म होता है, अब मम्मी के संपर्क में आता है, मम्मी अब सारी चीज़ें मम्मी के थ्रू सीखता है, फिर उसके बाद डैडी के पास जाता है, उसके सीखता है, परिवार की गोदी में जाता है, फिर उसके माध्यम से वो सारी चीज़ों को सीखता है। तो परिवार, और फिर वो समाज में बाहर निकलता है तो समाज में भी क्या हो जाता है, समाज उसके साथ मिल जाता है। तो ये सारे लोग उसके फर्स्ट स्टेज में जो है इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये पहला चरण होता है जिसमें परिवार और समाज मिल गया। दूसरा चरण आता है जब बच्चा जो है विद्यालय जाता है। अब विद्यालय जाएगा तो वहाँ पर
जो भी किताबी जो ज्ञान वगैरह है या जो रीजनिंग थॉट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है अब वो विद्यालय में जाकर के सीखेगा। तो ये उसकी सेकेंड स्टेज हो जाती है। थर्ड स्टेज उसकी हो जाती है, कह सकते हैं मास मीडिया। मतलब जो मीडिया, अब बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं सर्वोच्च चरण पे पहुंच चुका है। तो अब वो बच्चा उन सभी चीज़ों को करने में कैपेबल हो गया है कि क्या सही है क्या गलत है, उन सारी चीज़ों। तो ये फिर अब वो मीडिया के सामने क्वेश्चन कर सकता है, उससे क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है, ये सारी कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो ये आ जाती है आपके थर्ड स्टेज में। तो अब क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो सबसे पहला है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। जैसे ही आप इतना पढ़े, द्वितीय कारक बिल्कुल सही है। और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। तो जितना हमने कह सकते हैं थ्योरी बताई, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अब विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं, द्वितीय कारक है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीसरा है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार सामाजिकरण का द्वितीय नहीं, प्रथम कारक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। चौथा है परिवार एवं जनसंचार। जनसंचार मतलब मास मीडिया की बात की गई है, तो दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो परिवार पहला है और जनसंचार क्या है, तीसरा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही आपका मतलब फर्स्ट नंबर ही सही था। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज दैट। बहुविधि का सिद्धांत जोर देता है कि। अब जब बहुविधि सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले ये सिद्धांत दिया किसने था, ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अब एक फिलोसोफर थे अमेरिका के हार्वर्ड गार्डनर साहब, जिन्होंने 1936 में जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। और उसके माध्यम से इन्होंने बताया था कि बच्चों की जो बुद्धिलब्धि है वो 8 प्रकार से जो है डेराइव की जा सकती है। उसको बताया जा सकता है कि कैसे कैसे उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, बच्चों को आईक्यू लेवल मापा जा सकता है। तो 8 तरीका, वो अलग अलग तरीके, जब आप यदि और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बाय द वे बहुत सारी कह सकते हैं, आप चाहे बुक उठा लीजिए या फिर अदर गूगल से कर लीजिए। तो आप उनकी जब बायोडाटा पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डन साहब का, तो वहाँ पर उनको अलग अलग तरीके से कैसे बच्चे जो है प्रकृति के संपर्क में आकर के चीज़ों को सीखते हैं, कैसे वो जो शेप वगैरह साइज वगैरह उसके संपर्क में आकर के, कैसे वो समाज के संपर्क में, ऐसे मिला करके कुल मिलाकर के 8 टाइप से बच्चे जो है अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से आयामों को सीख पाते हैं। तो अब बात करते हैं ऑप्शन में। तो सबसे पहला गिवन कर रखा है बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ बच्चे का एक रिटन टेस्ट ले लेना और उसके आधार पर बता देना कि ये बच्चा इतना अच्छा है, ये बच्चा इतना गलत है, तो ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिखने पढ़ने में तो थोड़ा चलो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो अदर एक्टिविटीज करने में बिल्कुल कह सकते हैं पीछे होते हैं। या कुछ बच्चे हैं जो कहने का मतलब है पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते हैं, तो वो दूसरे काम में अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ लिखित एक टेस्ट लेने के बाद हम बता दें कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है और ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं, तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। अब एक ऐसा आयाम जो कई सारे आयामों को बता दे कि इनमें बराबर बराबर की ही जो है बुद्धि देखी जा सकती है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, आप कक्षा में बैठे हुए हो, क्लासरूम में बैठे हुए हो, वहां पर टीचर क्या करता है, एक चैप्टर उसने पढ़ाया। अब वहां पे तो आप बहुत सारे बच्चे हो, अब टीचर ने क्या एक ही चैप्टर पढ़ाया है और सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया। अब यदि वो कहे कि हाँ मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया तो सभी बच्चों को एक ही जैसा वो चैप्टर आ गया है, तो ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, उसकी कह सकते हैं जो अधिगम है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। तो कुछ की कैपेसिटी कह सकते हैं कैपेबिलिटी अलग होती है, कुछ की कैपेबिलिटी अलग होती है, कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेकर के सीखते हैं। तो एक तरीके से ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं।
देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। जैसा कि अभी हमने हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात की, उन्होंने भी इंटेलिजेंस को 8 टाइप में डिवाइड किया है। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे जो है अलग अलग माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका जो है सही हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं काम को और अलग अलग तरीके से उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें भिन्नताएं देखी नहीं जा सकती हैं। यदि भिन्नताएं नहीं होती तो फिर उनके IQ लेवल में डिफरेंस कैसे हम आपको बताते। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन कर रखा है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो जब हम लॉरेंस कोलबर्ग साहब की बात करते हैं तो इन्होंने मॉरलिटी के जो थ्योरी बताई है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। अब 3 स्टेजेस को इन्होंने फर्दर जो है 2-2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये 2-2 पार्ट में है क्या क्या, जैसे सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज बताई है वो बताई है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी स्टेज बताई है इन्होंने कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी बताई है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब इन तीनों को अलग अलग 2-2 टाइप में इन्होंने फैक्टराइज किया है। अब ये जो थ्योरी आई या फिर इनकी जो कह सकते हैं मोरालिटी का इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो किस स्टोरी से इंस्पायर होकर के दिया और कैसे उनके मन में ये सारी डाउट्स आए, वो सारी चीज़ों एक स्टोरी से समझते हैं कि एक इंसान है और उसकी पत्नी है। अब उस इंसान की जो पत्नी है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत इस हद तक खराब हो जाती है कि उसको जो मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन सिर्फ एक डॉक्टर के पास है और उस डॉक्टर ने उस मेडिसिन को पूरी जिंदगी अपनी मेहनत करके बनाया है। अब क्योंकि दूसरी जगह वो मेडिसिन है नहीं, तो अब ये जो इंसान है वो उस डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि हाँ ट्रीटमेंट करिए मेरी वाइफ का जिससे इसकी जान बच जाए। तो डॉक्टर अब नॉर्मली ऑब्वियसली उसने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की तो ऑब्वियसली उसका चार्ज तो लेगा ही लेगा। अब वो जब चार्ज के लिए कहता है तो इस आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं कि उस मेडिसिन के बदले वो पैसा पे कर पाए। तो अब वो मायूस होकर के थोड़ी दूर वापस जाता है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि ये दवाई नहीं करवाई तो उसकी पत्नी की जान चली जाएगी। तो अब वो जा करके क्या करता है, उस मेडिसिन को चोरी कर लेता है और चोरी करके आता है अपनी वाइफ को खिला देता है और इस तरीके से उसकी पत्नी तो ठीक हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ क्या उसने सही किया या फिर गलत किया। तो अब कहा जाए यदि हम मोरालिटी की बात करें तो एक तरफ तो उसने सही भी किया, क्योंकि यदि वो दवाई नहीं लाता तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती, और एक तरफ वो गलत भी तो किया क्योंकि उस डॉक्टर ने अब और तो कुछ उसने किया नहीं होगा, पूरी जिंदगी वो दवाई बनाने में काम कर दिया, अपना खत्म कर दी। अब उसको जब उसके बिहाफ पे कुछ मुआवजा ही नहीं मिलेगा तो मतलब क्या निकलेगा। तो ये भी कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसी स्टेज को मतलब इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर के इन्होंने मोरालिटी के जो है थ्योरी रिप्रेजेंट की। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया, जो फर्स्ट स्टेज बताई इन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें बच्चा करता क्या है, अपने आप में कह सकते हैं कोशिश करता है कि जो चीज़ें पनिशमेंट के लिए हैं उनसे बचा जाए, या उसके साथ साथ जैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे बचा के रखा जाए। चलो एक स्टोरी और हम इसमें मेंशन करते हैं कि सपोज घर में कोई मेहमान आता है, अब उसके पहले मम्मी हमें कुछ चीज़ें बताती हैं कि बेटा ये आपके अंकल हैं या फूफा जी हैं, ऐसे कुछ ऐसी सारी चीज़ें बताएं। तो इसके थ्रू क्या बता दिया गया, बेटा ये आए हैं इनके सामने तुम्हें अच्छा व्यवहार करना है, नहीं करोगे तो फिर तुम्हें क्या दंड भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। तो नहीं किया तो फिर दंडा पड़ेगा, यदि किया तो कोई बात नहीं। तो ये सारी, तो यहाँ पर अब सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना के अपना रखना है, नहीं तो क्या होगा उसके सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपकी किस में आ जाती हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। तो 2 स्टेजेस में आ गई, पहले आ गई आपकी सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बना के रखेंगे। दूसरा आ जाता है अवॉइडिंग पनिशमेंट, कैसे हम
मतलब पनिशमेंट से बच कर रहें। दूसरी आती है कन्वेंशनल स्टेज। अब इस कन्वेंशनल स्टेज में हम क्या क्या करते हैं? पहला तो हम हमेशा आज्ञा पालन करते हैं कि मम्मी ने कहा है कि बेटा ऐसा करना है तो करना है, यदि नहीं किया तो फिर हमारी पिटाई कन्फर्म है। दूसरा, हम हमेशा जो मेहमान आए हैं, जो भी चाचा जो भी आए हैं, उनके सामने अच्छा बने रहने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अच्छे, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे गर्ल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी कन्वेंशनल स्टेज में आ जाती हैं। थर्ड आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अब ये जो है एडोलेशंस में पहुंच चुके हैं बच्चा, आप कह सकते हैं वयस्कता में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी जो मानसिक सोच है वो बहुत ऊपर है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, जो रीजनिंग एबिलिटी है बहुत अच्छी हो चुकी है, क्या सही है क्या गलत है क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ जाती है। तो ये सारी थ्योरी जो है कुल मिलाकर के इस स्टोरी से आपको सीखने को मिली। अब हम बात करते हैं, अब ये जो फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज है, ये जो फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज है, ये जो है आपके जीन पियाजे साहब ने दी थी फोर्थ स्टेज में, तो इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। नाउ तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। अभी हमने क्या कहा? मम्मी ने कहा है बेटा तुम ऐसा नहीं करोगे फिर तो तुम्हारे पर लाठी चार्ज हो जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं? कन्वेंशनल स्टेज की बात की जा रही है। तो इतनी स्टोरी आप पढ़ने के बाद आप क्या हैं, अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें जो हैं किसके थ्रू आ गई? कन्वेंशनल स्टेज के थ्रू आ गई। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन कर रखा है, लेवास्कीज सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। लेवास्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। अब जब हम बात करते हैं लेवास्की साहब की, तो इन्होंने क्या बताया है? समाज के संपर्क में बच्चे आकर के चीजों को समझते हैं, या सांस्कृतिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके माध्यम से सारी चीजों को सीखते हैं। तो अब ये जो माध्यम है जिनके माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है, जिस बच्चे के अधिगम में जो है कह सकते हैं चेंज देखने को मिला, तो ये सारे क्रियाकलाप जो है क्या कहलाएंगे? तो अब सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों का मतलब कल्चरल टूल्स, गुणारोपण मतलब एट्रीब्यूशन, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, संतुलिकलर मतलब इक्विलिब्रियम। तो अब इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद, क्योंकि इन्होंने सामाजिकरण या फिर कह सकते हैं सांस्कृतिक की बात की गई थी, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका, ये सारी चीजें क्या एक सांस्कृतिक उपकरणों की तरह काम कर रही हैं जो बच्चे के अधिगम में सीखने में मदद कर रही हैं। तो ऑप्शन सेकेंड भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड भी और ऑप्शन फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन कर रखा है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डैश। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे साहब जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे किस अधिगम के माध्यम से कैसे चीज़ों को सीखते हैं, तो अब वो सारी चीज़ें बच्चे क्या अपने मन में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपने माइंड में एक धारणा बना लेते हैं, एक कहानी बना लेते हैं। तो उस कहानी या धारणा या उस स्ट्रक्चर को जीन पियाजे साहब ने एक वर्ड दिया, एक टर्म दिया, जिसका नाम बताया स्कीमा। स्कीमा वर्ड जैसे एक स्टोरी के माध्यम, सपोज आप एक मूवी देखने थिएटर में गए, अब उस मूवी में आपने एक्टर और एक्ट्रेस और विलेन को 3 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ओवरऑल जो मूवी का मतलब जितनी भी स्टोरी थी उन्हीं तीनों के अराउंड में घूम रही थी। अब वो सारी चीजों का आपने क्या एस्टिमेशन अपने माइंड में जो है बना लिया। अब उसके बाद जब वापस आप घर आए तो आपके दोस्त ने पूछा कि भाई साहब आपने कौन सी मूवी देखी। अब आप क्या करते हैं, उस दोस्त को वो सारी मूवी का एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 मतलब स्टेप बाय स्टेप बताते चले जा रहे हैं। मतलब वो सारी फिल्म का जो कंटेंट था आपके माइंड में क्या हो गया,
सेट हो गया। तो वो सारी चीजें, अब ये तो हो गई फिल्म के माध्यम से हमने बताया, लेकिन यही चीजें जब अधिगम के साथ जोड़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, तो उसमें जीन पियाजे साहब ने बताया कि ये स्कीमा का काम करती हैं। बच्चे के अधिगम में जो चीजें काम में सीरीज में लाता है बच्चा, वो अपने माइंड में स्टोर कर लेता है, उसको इन्होंने क्या बताया, स्कीमा बताया। तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई अदर ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन कर रखा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड डैश। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब जब हम जीन पियाजे साहब की बात करते हैं तो इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, तो उसके माध्यम से बताया कि बच्चे जो है 4 स्टेजेस में जो है अपना अधिगम ग्रहण करते हैं, और वो जो 4 स्टेजेस हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, मतलब चरण दर चरण चलती हैं। बच्चा जन्म लेता है मतलब 0 से लगा करके 2 साल तक, ये इन्होंने बताया सेंसरी मोटो स्टेज। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चे की जो है सेंसरी ऑर्गन एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बच्चा, अब सपोज मान लें आप किसी 1 साल के बच्चे को गोदी में लेते हैं, अब उसके सामने भिन्न भिन्न जो है क्रियाकलाप करते हैं, जैसे आप लिप्स को हिलाते हैं या फिर अपनी पलकों को हिलाते हैं या फिर और भी सारी चीज़ें, तो उससे क्या वो देख देख करके या तो फिर रोने लगता है या फिर हंसने लगता है। तो उस टाइम पे उसकी जो सेंसरी मोटर जो स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और उन्हीं के माध्यम से बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है। तो ये इनकी फर्स्ट स्टेज है। दूसरी स्टेज 2 साल से लगा करके 7 साल के बीच है। इस स्टेज को इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया है। अब इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का कह सकते हैं चीजों को केंद्रीकरण करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा ये निर्धारित करता है कि ये चीज जो मुझे पापा ने लेकर दी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, इस पे दूसरे का अधिकार नहीं है। बच्चे के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि वो निर्जीव चीज को सजीव मान लेता है। जैसे कि आप बच्चों को, छोटे बच्चों को देखते होंगे कि वो कोई लकड़ी का खिलौना हो या फिर कोई लकड़ी का डंडा मतलब ले लेते हैं और अपने दोनों टांगों के बीच में दबा लेते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये मेरा घोड़ा है या फिर ये हमारी रेलगाड़ी है और मैं इसका ड्राइवर हूं, ऐसा कुछ करके वो चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चा जो है 2 से 7 साल के बीच में मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में सीख जाता है। बच्चा केंद्रीकरण मतलब सेंट्रेशन की थॉट्स आ जाते हैं। बच्चा कहता है कि ये मम्मी मेरी है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, ये डैडी हमारे हैं, इस पे और किसी का अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। थर्ड स्टेज है 7 से लगा करके 11 ईयर्स की, और इसको इन्होंने कॉन्क्रीट स्टेज बताया है। कॉन्क्रीट स्टेज, अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि चीजों को कंजर्व कर सकता है। कंजर्व के साथ साथ जो बिखरी हुई चीजें हैं अब उनको सीरीज में लगा देगा। जैसे आप उसके बच्चे के सामने कुछ ऐसे इस टाइप के कुछ स्टोन्स वगैरह आप बिखेर दीजिए। अब बच्चा क्या करेगा, आप उससे कहिए कि इनको सीरीज में लगाइए, तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बड़ा वाला स्टोन, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद इससे छोटा, ऐसे करके वो क्या करेगा, चीजों को सीरीज में लगा देता है। तो ये सारी जो है कैपेबिलिटी उसके मतलब कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर आ जाती है, मतलब थर्ड स्टेज के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है 11 से लगा करके आपकी जितनी भी बात की एज होती है वो सारी एज। तो इस एज को इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया है। अब इस स्टेज में बच्चा, क्योंकि आप कह सकते हैं एडोलेशन मतलब एडोलेशंस में पहुंच चुका है, बच्चे के कह सकते हैं अमूर्त चिंतन अब आसानी से कर सकता है। बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को इमेजिन करके उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है वो सारी चीज़ें अब अपनी तरफ से लिख सकता है। उसमें किसी दूसरे का ज़्यादा सहारा लेने की अब उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी फोर्थ स्टेजेस में आ जाती। तो मेनली ये 4 स्टेजेस जो है हमारे जीन पियाजे साहब ने दिए हैं, और उसी के थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में, यदि मेनली सीटेट के एग्जाम में देखें तो 30 क्वेश्चन की सीडीपी होती है, उसमें से 4 to 6 मतलब 4 से
6 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे साहब से देखने को मिलते हैं और 4 to 6 क्वेश्चन ही देखा जाए तो आपको लेवास्की साहब से देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल हम यदि वेटेज देखें तो लगभग में 10 से 12 क्वेश्चन का जो है वेटेज सिर्फ और सिर्फ आपको जीन पियाजे साहब और लेवास्की साहब से कवर अप हो जाते हैं। तो जरूर एग्जाम से पहले इनकी जो है थ्योरी और उनके जो है क्या क्या इन्होंने चीजों के बारे में डिस्कशन किया तो और डिटेल में जरूर पढ़ के जाइएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास के मुख्य गुण क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास। अमूर्त मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये तो 4th स्टेज में आती है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है विचार सोच में केंद्रीकरण, सेंटरेशन, मतलब ये किस में आ जाती है, प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक की बात की गई है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं परिकल्पित निगानात्मक मतलब हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग, ये सारी उसमें आपकी जो है 4th स्टेज में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरीज, बच्चा पैटर्न में लगा सकता है, सीरीज में लगा सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि चीजों को कंजर्व कर लेता है। कंजर्व करने का मतलब यहाँ पे एक और चीज हम बता दें आपको, बच्चा इस हद तक नहीं समझ पाता है कि सपोज उसके सामने ऐसी कोई दो चीजें रख दी जाए, सपोज हमने 2 ग्लास बना लिए यहां पर कुछ इस टाइप के, अब इन दोनों ग्लास में 1 लीटर हमने जूस इसमें भर दिया और 1 ही लीटर जूस हमने इसमें भर दिया। अब बच्चे से यदि पूछा जाए कि बेटा इसमें से आप किसको लोगे, तो बच्चा हमेशा इस बड़े वाले ग्लास को ही प्रेफर करेगा। तो इस हद तक वो नहीं सोच पाता है कि इसमें वॉल्यूम तो दोनों में सेम है, लेकिन शेप एंड साइज देख करके ही बच्चा निर्धारित कर लेता है कि ये सारी चीजें इतनी होंगी। ओके, तो ये भी हमेशा ध्यान में रखता, तो ये 3rd स्टेज में बच्चा सीख जाता है। तो उम्मीद है 9th क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बताएगा, लेकिन अब चीजें अच्छे से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब जब बच्चे के अधिगम की बात की जाती है उसमें जो विकास देखने को मिलता है तो उसके संदर्भ में अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो कौन सा सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन गिवन कर रखा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। जो डेवलपमेंट है वो सभी जो है कह सकते हैं जो कल्चरल्स बेटा ग्रोथ होती है उन सब में जो है समान देखने को पाई जाती। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक संप्रदाय का अपना अलग अलग जो है कल्चर्स कह सकते हैं उनके जो भी त्योहार वगैरह है या कुछ भी एक्टिविटीज हैं करने का अलग अलग उनका तरीका होता है। ऑप्शन पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि विकास सभी संस्कृतियों में एक समान जो है देखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, मतलब डेवलपमेंट अकर्स ओनली थॉट लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में ही विकास देखा जा सकता, मतलब जब कोई बच्चा विद्यालय जाएगा तभी उसमें विकास देखने को मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल फिर से यही कहना गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, अब ओनली डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, विकास केवल और केवल बाल्यावस्था में, ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो समाज में या फिर अपने क्लास में ही ले लो, एग्जाम्पल ले लो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें कुछ बच्चे देखो आपको लगता होगा कि इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन वो पढ़ने में आपसे वीक होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आप ऐसा भी देखते होंगे कि बहुत छोटे होते हैं जो एज में आपसे बहुत कम देखने को मिलेंगे, वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से उनमें देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं, तो उनमें जो कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास कई धारणाओं से देखा जा सकता है, कई धारणाओं से कई तरीके से जो है सीखा जाता है, वो चाहे जैसा हो, आप किसी मतलब
समाज से इंस्पायर हो सकते हैं, आप विद्यालय जाकर के सीख सकते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ से आप सीख सकते हो, या आप कोई अपनी घर पे परचून की दुकान है उसके तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक्सपीरियंस ही गेन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या डेवलपमेंट देखा जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके, अलग अलग माध्यम से जो है आप में विकास देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन 4 ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे सीडीपी के क्वेश्चन है जो आपको जुलाई सीटेट में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल हर हाल में इसमें से देखा जाए तो एक दो क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिएगा। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।